हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो नेक्स्ट आगे से मतलब जो लेसन नंबर 4 था लैंडस्केप ऑफ द सोल, उसमें जैसे कल हम पढ़ रहे थे कोई भी चाइनीज चित्रकारी या किसी यूरोपियन चित्रकारी से संबंधित उसकी क्या मेरिट्स डीमेरिट्स वगैरह। अभी ये कहता है कि दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शानशुई लिटरली माउंटेन वाटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड लैंडस्केप। कहता है कि दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड, और यह जो विचार है यह व्यक्त करता है किसको कि एज शानशुई शानशुई के रूप में इस विचार को व्यक्त किया गया है लिटरली और माउंटेन वाटर, जिसका शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी का झरना या पहाड़ी का पानी, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जिसका कि मतलब विच यूज्ड जिसका प्रयोग किया गया है टुगेदर एक साथ रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो किसी भूचित्र को दर्शाता है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, किसी भी चित्र के दो जो तथ्य होते हैं विच रिप्रेजेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, और जो कि किसी दो स्थायी ध्रुवों के प्रतीक होते हैं। रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, वो दुनिया भर में या ब्रह्मांड में दाओवादी विचारधारा को व्यक्त करते हैं। कहता है कि एक चित्र में जो दो से अधिक तत्व होते हैं वो दोनों अपने आप में एक स्थायी ध्रुवों के प्रतीक होते हैं, और जो इस दुनिया में इस ब्रह्मांड में दाओवादी विचारधारा को व्यक्त करते हैं। द माउंटेन इज यांग, जिसमें पर्वत को तो यांग कहा गया है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो कि सीधा वर्टिकली मतलब बिल्कुल सीधा लंबवत, जो सीधा है वो स्वर्ग की तरफ जाता है। स्टेबल स्थिर है, वार्म गर्म है, एंड ड्राई इन द सन और सूर्य की धूप में सूखा है। वाइल जबकि द वाटर इज यिन, जबकि पानी को यिन के रूप में माना गया है। हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, यिन मतलब जो कि हॉरिजेंटल, जो कि पानी जो है वो धरती के समानांतर चलता है, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ और धरती पर ही स्थिर रहता है। फ्लूइड और जो लिक्विड में है, तरलता में है, मॉइस्ट गीला है, एंड कूल और ठंडा है। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, और उसके बाद यिन से जो ग्रहणशीलता है, जो उससे लगाव है, तो द रेसेप्टिव फेमिनाइन आस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, वह सार्वभौमिक ऊर्जा में एक स्त्रीवादी पहलू की विचारधारा है। यिन जो है, ठीक है ना, यिन मतलब पानी, ठीक है, तो द रेसेप्टिव वह एक स्वीकारात्मक है, ठीक है ना। पानी जो है वो एक स्वीकारात्मक, और उसको एक मान के चलिए कि नारी जातीय आस्पेक्ट पहलू ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, सार्वभौमिक ऊर्जा का माना गया है। पानी को सार्वभौमिक ऊर्जा में कहता है कि पानी को एक स्वीकार्यात्मक मानते हुए, और मतलब कि वैश्विक ऊर्जा का नारी जात पहलू माना गया है, ठीक है ना, यानी कि फेमिनाइन माना गया है पानी को। एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, जबकि उसका जो दूसरा भाग है, ठीक है ना, इसका जो प्रतिरूप है यांग, ठीक है ना, उसको क्या माना गया है, एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, वह अपने आप में बड़ा प्रभावशाली और पुरुष जातीय माना गया है पर्वत को। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, जो कि दाओइज्म या दाओवाद विचारधारा का एक आधारभूत सार है। What is often overlooked is an essential third element, और कहता है कि what is often और उसके बाद प्राय क्या चीज़ें, overlooked is an essential third element, मतलब वो चीज़ क्या है या वो अनदेखी चीज़ क्या है जो कि ज़रूरी रूप से तीसरा
तत्व के रूप में मानी गई है। ठीक है, द मिडल वॉइड जो मध्यम भाग है, वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर इनकी पारस्परिक क्रिया होती है यिंग और यान की। ठीक है, मतलब वो तीसरा तत्व फिर कौन सा है जो इनके ठीक मध्य में आता है, जहाँ पर यिंग और यान की एक क्या पारस्परिक क्रिया होती है। उसके बाद कहता है कि दिस कैन बी कंपेयर्ड विद योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, और इसकी तुलना योग में प्राणायाम से की जाती है। ब्रीथ इन रिटेन ब्रीथ आउट, अब जिसमें कहता है कि इससे आगे कि ब्रीथ इन रिटेन और ब्रेथ आउट, मतलब कि सांस लेना ब्रीथ इन और रिटेन ब्रीथ आउट, और उसके बाद में सांस छोड़ना। ठीक है ना, ब्रीथ इन सांस लेना, रिटेन ब्रीथ आउट, और फिर उसके बाद में सांस को छोड़ना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज़ द वॉइड, और उसके बाद सांस को छोड़ना एक शून्य अवस्था है। ठीक है ना, सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, सांस को छोड़ना, इज वॉइड, वॉइड मतलब शून्य अवस्था है। वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहाँ पर ध्यान लगाया जाता है या जिसको ध्यान लगाना कहते हैं। ठीक है, द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, और मध्यम जो शून्य भाग है वो जरूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, इस प्रकार या अतः है किसी भी चाइनीज या चीनी चित्रकारी में सफ़ेद और बिना पेंट किए हुए खाली स्थान का बड़ा महत्व होता है। दिस इज़ आल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, और कहता है कि यही वो जगह है जहाँ पर आदमी को अपना आधारभूत भूमिका मिलती है। फंडामेंटल रोल, आधारभूत भूमिका। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और उस मतलब स्थान में, इन दैट स्पेस उस स्थान में, बिटवीन हेवन एंड अर्थ स्वर्ग और धरती के बीच में, ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। तो कहता है कि ही बिकेम, वह हो जाता है, कहता है कि वह हो जाता है द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि जो उनके बीच संचार का चैनल। ठीक है ना, कंड्यूट मतलब एक तरीके से चैनल, ऑफ कम्युनिकेशन संचार का, बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ यूनिवर्स, दुनिया के दोनों ध्रुवों के बीच वह एक चैनल का काम करता है। कहता है कि हिज प्रेजेंस, और उसकी उपस्थिति, इज एसेंशियल, बड़ी ज़रूरी है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, कहता है कि यदि उसका सुझाव मात्र हो तो। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ओप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, और कहता है कि ऊंची चोटियों के बीच गुम हो जाना या दब जाने की बात जो है, लॉफ्टी पीक्स मतलब ऊंची ऊंची चोटियाँ, उनमें फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, खो जाने का भय, और ओप्रेस्ड या उनमें दब जाने का भय। कहता है कि ही इज इन फ्रैंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, कहता है कि अगर इस तरह की बात पहाड़ों से होती है तो फ्रैंकोइस चैंग की विचित्र जो अभिव्यक्ति है, उसकी भावना है, द आइज ऑफ द लैंडस्केप, वो सभी इसमें दिया गया है। अब ये कहता है कि एक्सर्प्ट फ्रॉम द लैंडस्केप ऑफ द शोल, एक्सर्प्ट होता है अंश, एक लिया गया। ठीक है, ये ऊपर जो आपने पढ़ा है ये किस में से लिया गया है, लैंडस्केप ऑफ द शोल में से लिया गया एक अंश है, और वो जिस बुक का नाम है लैंडस्केप ऑफ द शोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअली इन चाइनीज पेंटिंग, स्लाइटली एडिटेड, जो इसमें से लिया गया है। गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, अब कहता है कि आंतरिक और बाह्य जो कलाकृति हैं उनके बारे में किस तरीके से कैसे जानकारी हो। अब ये कहता है जैसे कि व्हेन फ्रेंच पेंटर जेन डफेट मोटेड द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रट,
कहता है कि जब कोई एक फ्रेंच चित्रकार जेन डफेट जो थे मोटेड अ कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रट, कहता है कि जिन्होंने एक आर्ट ब्रट का जो मतलब कि कंसेप्ट एक उन्होंने अपने आप में एक विचारधारा दी इन 1940 1940 में जब उन्होंने इस तरह की एक विचारधारा दी तो द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी वॉच ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कहता है कि तो उस तरह की अनट्रेंड मतलब अप्रशिक्षित जो विजनरी जो एक दृष्टिकोण था वॉच ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो बिल्कुल कम रुचि लेने वाला था। ठीक है ना, मतलब जिस टाइम पर उसमें आर्ट ब्रट का जो सिद्धांत दिया गया तो उस टाइम पर इसमें बहुत कम रुचि थी। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल द बिगनिंग, और कहता है कि इसकी शुरू से ही जो शुरुआत थी वो छुपी हुई सी थी। वेल्ड होता है छुपा हुआ होना, बिगनिंग शुरुआत। और कहता है कि इसकी शुरुआत बड़ी छुपी हुई सी थी। आउटसाइडर आर्ट और जो बाह्य कलाकृति थी हैज ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोविंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्परेरी आर्ट इंटरनेशनली, कहता है कि और जो बाह्य कलाकृति थी हैज ग्रेजुअली वो धीरे धीरे बिकम द फास्टेस्ट ग्रोविंग एरिया, अधिक बढ़ने वाला जो एरिया या क्षेत्र था सबसे ज़्यादा वो यही था बाह्य कलाकृति। और कहाँ पर ऑफ द इंटरेस्ट जिसमें इतनी रुचि हुई किसकी, इन कंटेम्पोरेरी समकालीन आर्ट इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कला में। और जो बाह्य कलाकृति का क्षेत्र था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और उस समय में या उस समकालीन में मतलब सबसे अधिक रुचि बढ़ाने वाला क्षेत्र था। दिस genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training, कहता है कि दिस genre और यह शैली, ठीक है न, इज डिस्क्राइब्ड मतलब वर्णन करती है द आर्ट ऑफ दोज उनकी कला के बारे में, यह शैली उनकी कला के बारे में वर्णन करती है जिन लोगों ने को या जिन लोगों के पास कला से संबंधित कोई भी सामान्य प्रशिक्षण नहीं है, येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइड, पर फिर भी वो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी कलाकारी दिखाते हैं। कहता है कि देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग, और कहता है कि देयर आर्ट देयर वर्क्स उनके जो काम या उनकी जो कलाएं हैं आर अ स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट वो अपने आप में एक उत्तेजित करने वाले भाव उत्तेजित करने वाली है टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग जो मुख्य विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, कहता है कि कहता है कि अराउंड द टाइम, और फिर उस समय के दौरान डफेट वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट, कहता है कि डफेट वॉज प्रोपाउंडिंग मतलब प्रतिपादित करना। डफेट ने अपना जो कंसेप्ट था विषय था उसको प्रतिपादित किया। और इन इंडिया भारत में डफेट ने बताया ना कि भाई किस तरीके से बाह्य कलाकृति प्रसिद्ध है, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि इन इंडिया भारत में एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, एक बिना प्रशिक्षित एक बुद्धिमान आदमी जो स्वर्ग बना रहा है। ईयर्स एगो वर्षों पहले द लिटिल पैच ऑफ जंगल, एक छोटे से जंगल की जगह होती थी जंगल नुमा, दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ, जिसको कि उसने स्वयं के लिए टू मेक हिमसेल्फ स्वयं के लिए बनाने के लिए आ गार्डन एक बाग बनाने के लिए स्कल्प्टेड विद स्टोन, और कहता है कि उसके बाद स्कल्प्टेड मतलब मूर्तियों का निर्माण करना या मूर्तियां बनाना विद स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, मतलब कि जो रिसाइकल्ड जो पहले से जो टूटा फूटा जो मटेरियल है उनसे इस नॉन टू द वर्ल्ड टुडे, जिनको कि दुनिया में आज जाना जाता है रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के नाम से।
ठीक है। वर्षों पहले एक आदमी जिसने चंडीगढ़ में एक छोटी सी जगह जहाँ पर जंगल नुमा जगह जो थी, गहरा वन था, उसको साफ किया इस बात के लिए कि उसने पत्थरों और रिसाइकल्ड मटेरियल, मतलब जो दोबारा काम में लाए जाने वाला जो पदार्थ थे, चीज़ें थी, उनका उन्होंने चित्रकारी बनानी शुरू की, जो दुनिया में आज रॉक गार्डन के नाम से प्रसिद्ध है। कहता है कि इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद, और इस बाग के 80 वर्षीय जो बनाने वाले डायरेक्टर नेकचंद हैं, इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। वो आज मतलब कहता है कि इस नाउ हेल्ड, कहता है कि जिन्होंने अब संबोधित किया, जिनको अब संबोधित किया जाता है, यानी ऐसा माना जाता है उनके बारे में कि वो भारत के सबसे बड़े बाह्य कलाकृति के जनक हैं। द 15th इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन, यानी ये एक मैगज़ीन है, अ यूके बेस्ड मैगज़ीन, जो दुनिया भर में, मतलब ब्रिटेन की जो एक मैगजीन है, पत्रिका है, पायोनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, जो बाह्य कलाकृतियों को दिखाने वाली पायोनियर, मतलब सबसे अग्रणी पत्रिका है, जो इंग्लैंड में छपती है, उसने अपने 50वें संस्करण में इस बात को छापा, फीचर नेकचंद, और उन्होंने नेकचंद की विशेषताओं को छापा एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और रॉक गार्डन में उसकी बनी हुई मूर्तियाँ, विमेन बाय द वाटरफॉल्स, जो औरतें जो झरने के पास हैं, ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर, उन्होंने उस पत्रिका ने अपना जो वार्षिक जो पहले पेज का जो कवर होता है, उसके ऊपर जो वार्षिक चित्र बनाते हैं, वो उन्होंने नेकचंद का बनाया। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रट एंड रॉ आर्ट वॉच ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, और कहता है कि इस प्रकार से जो उनका आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट का जो इशू था, ठीक है, जो भी वॉच ऑफ वर्क, वह अपने आप में एक इस तरह का काम था, दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, जिसको कि उसके अपने स्तर पर या उसके अपने स्थान पर उसको एक सांस्कृतिक और कलाकृति का एक मतलब काफ़ी प्रभावशाली विषय माना जाता था। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टीन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। कहता है कि और कोई भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ और प्रत्येक हर चीज़, कोई भी और कुछ भी चीज़, फ्रॉम अ टीन टू अ सिंक, वो चाहे टीन कोई बॉक्स से लेके टू अ सिंक, या कोई सिंक जो ऐसे टूटा हुआ हो, टू अ ब्रोकन डाउन कार, और या कोई टूटी फूटी कार, कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट, वो मतलब इस कला के लिए कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ सही हो सकता है। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स, और जिसके लिए नेकचंद ने उसकी मतलब डिजिंग हाइट यानी सिर चकराने वाली, मतलब उस कला की को इतनी ऊंचाइयां दी। सिर चकराने वाला मतलब आश्चर्यजनक, उस कलाकृति को आश्चर्यजनक ऊंचाइयों पर लेकर गए या ऊंचाइयां दी। रिकग्नाइजिंग हिज आर्ट, और उसकी कला को पहचान देते हुए, एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। कहता है कि ये मानते हुए कि एक ही आदमी के द्वारा बनाए गए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बनाई गई इस कलाकृति को देखकर, द स्विस कमीशन, स्विट्जरलैंड का जो कमीशन आयोग था फॉर यूनेस्को में, विल बी ऑनरिंग हिम बाय द वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, उसको मतलब एक यूरोपियन दृष्टिकोण से उसको वहाँ सम्मानित किया गया। द 5th
मंथ इंटरेक्टिव शो, और कहता है कि 5वां महीना जो इस आकर्षित दृश्य को दर्शाता है, रियल्म ऑफ नेकचंद, कि यह नेकचंद की अपने आप में एक विशिष्ट कला करती है। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लेडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड। कहता है कि बिगिनिंग अक्टूबर यानी अक्टूबर की शुरुआत में ही विल बी हेल्ड एट लेडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, जिसका कि स्विट्जरलैंड में इसको दिखाया जाएगा या इसकी प्रसिद्धि के बारे में बताया जाएगा। बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, और वो भी बेल्जियम, फ्रांस और इटली में। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। नेकचंद कहते हैं कि द बिगेस्ट रिवॉर्ड, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम, इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, कि लोगों का बागीचे के अंदर घूमना, एंड सीइंग माई क्रिएशन, और मेरी कलाकृतियों को देखकर उनका आनंद लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बिंद्रा सूरी, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के 28 अगस्त 2005 के आर्टिकल में उन्होंने दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव completed our 4th lesson, so read it very carefully. Thanks students.